नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ झीलों के बारे में चर्चा की थी, उनको बताया था झीलों के बारे में आपको विथ कोड आपको झीलों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें से कुछ झीलें, वीडियो चूँकि लंबा हो रहा था, जिनमें से कुछ झीलें आपके उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण झीलें कल बच गई थी अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम उन सभी महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु, यूपी की क्या पढ़ेंगे आज? जलवायु पढ़ेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश का हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते हैं। तो भैया आज हम जो बची हुई झीलें हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम जलवायु को पढ़ेंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, इतना ज़रूर है। तो भैया कल मैंने ठिठोरा झील तक बता दिया था। कहाँ तक बता दिया था? ठिठोरा झील। पिछले वीडियो में मैंने ठिठोरा झील तक की चर्चा कर दी थी। मैंने बोला था ठिठोरा झील कहाँ है, तो सभी लोगों ने मतलब प्रयास किया होगा याद करने का। तो ठिठोरा झील भैया कहाँ है? कहाँ के लोग ठिठुरते हैं? तो फतेहपुर के लोग ठिठुरते हैं। तो ठिठोरा झील कहाँ है? फतेहपुर का। कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर में है। तो ये रही दोस्तों ठिठोरा झील। अब इसके आगे की जो झीलें, महत्वपूर्ण झीलें बची हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। इसके बाद एक महत्वपूर्ण झील है कीमठ ताल। कौन सा है? कीमठ ताल। दोस्तों, ये कीमठ ताल कहाँ पड़ता है? तो कीमठ ताल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पड़ता है दोस्तों आगरा में। ये कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है कीमठ ताल। इसके अलावा एक अन्य झील है, इसको याद करने का दोस्तों कोई कोड विशेष नहीं है, बस आप ऐसे ही याद कर लें। कीमठ ताल कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद एक अगली झील है जिसका नाम है शुक्रताल। क्या नाम है दोस्तों? शुक्रताल। शुक्रताल कहाँ है? तो शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में। कहाँ है दोस्तों? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है देवरिया ताल। देवरिया ताल। देवरिया ताल। और देवरिया ताल आपका पड़ता है कन्नौज में। कहाँ पर पड़ता है? कन्नौज में। और इसको याद करने का तरीका ये है कि भैया एक कनौजिया व्यक्ति है। कौन है? कनौजिया व्यक्ति है, ठीक है ना, जो देवर बन गया। क्या बन गया? देवर बन गया। तो आप अपने मन में ऐसे याद रख लो कि कनौजिया भैया देवर बन गए, तो कनौजिया अर्थात देवर बन गए, अर्थात देवरिया झील कहाँ है? कन्नौज में है। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है बड़े आसानी से, ठीक है ना। एग्जाम में जो कोड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। क्विक रिवीजन और इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। तो भैया देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज। देवर कौन बन गया? कनौजिया भैया देवर बन गए। इसके बाद एक है सुरहा ताल। सुरहा ताल। दोस्तों सुरहा ताल कहाँ है? तो सुरहा ताल है आपका बलिया में। कहाँ है? बलिया में। लोकेशन आपको क्लियर ही होगी उत्तर प्रदेश के मैप की। तो सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। इसको कैसे याद रख लोगे? सुर। सुर, ठीक है ना। सुर निकालने के लिए हमें नाक का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? नाक का प्रयोग करना पड़ता है। और नाक में पहनी जाती है बाली। क्या पहनी जाती है दोस्तों? बाली पहनी जाती है। इस तरीके से आप याद रख लेते हो। सुर जैसे आए तो आपको नाक दिमाग रखना है, ठीक है ना। और नाक में पहनी क्या जाती है? बाली पहनी जाती है। और इस तरीके से सुरहा ताल कहाँ पर मिलेगा? बलिया में मिलेगा। और इसे आसानी से याद किया जा सकता है। एक है इंपॉर्टेंट दोस्तों करेला, करेला या इजौता। करेला या इजौता झील। दोस्तों ये झीलों के नाम है, करेला झील, इजौता झील, दोनों अलग अलग झीलें हैं। और ये दोनों झीलें हैं दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पे हैं? लखनऊ में। तो भैया करेला और इजौता ये दोनों झीलें आपकी कहाँ मिलेंगी? लखनऊ में मिलेंगी। इनको याद कैसे कर सकते हो? तो करेला को बड़े आसानी से याद कर सकते हो। करेला खाने में क्या होता है? कड़वा। करेला खाने में क्या होता है? कड़वा होता है। और कड़वा खाने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? कड़वा खाने के बाद लोग ऊ करते हैं, ठीक है ना। तो करेला खाओगे तो कड़वा होगा, और कड़वा होगा तो ऊ करोगे, और ऊ निकलता है लखनऊ में।
कहाँ निकलता है दोस्तों? लखनऊ में। इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि करेला झील कहाँ है? लखनऊ में है। और करेला इजौता एक साथ याद रखोगे, दोनों झील दोस्तों लखनऊ में पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आपको करेला और इजौता झील याद हो सकती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट झील है मानसी कुंड। कौन सा दोस्तों? मानसी कुंड। और ये मानसी कुंड दोस्तों पड़ता है मथुरा में। कहाँ पर पड़ता है? मथुरा में पड़ता है। और इसको बड़ी अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं, मानसी गई मथुरा। मानसी समझ लो एक लड़की का नाम है, एक किसका नाम है? एक लड़की का नाम है। और वो कहाँ गई? मथुरा गई। बस ऐसे आप दिमाग में कोड में बैठा लेंगे, दिमाग में एक शब्द बैठा लेंगे कि मानसी एक लड़की है जो कहाँ जा रही है? मथुरा जा रही है। तो मानसी गई मथुरा, अर्थात मानसी कुंड कहाँ पे है? मथुरा में है। तो इस तरीके से ये दोस्तों जो बची हुई कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थी उनकी चर्चा हमने कर दी। और अब हम मेन टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट, अर्थात उत्तर प्रदेश की जलवायु। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और मैं अब इसको रफ किए दे रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से कंसेप्ट पर डिपेंड है। आपने अगर ये सीख लिया, ठीक है ना, हालांकि इसको सीखने के पहले आपको आवश्यक था कि भारत की जलवायु के बारे में सीखें, उसका मैकेनिज्म सीखें कि भारत में जलवायु किस तरीके से है और क्यों है, ठीक है ना। हालांकि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब वीडियो बनाएंगे भूगोल का। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि यदि आपको इसी तरीके से मैपिंग पर आधारित अन्य किसी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए, जैसा कि ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पीसीएस और आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं चालू करूँगा कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर। मैं आपको इसी तरीके से मैपिंग के माध्यम से डालूंगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी है, उसको भी मैं मैप में पढ़ा देता हूँ। वैसे इकोनॉमिक्स कोई मैप में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं मैप में इकोनॉमिक पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा ज्योग्राफी तो है ही है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसमें तो काफ़ी हद तक मैपिंग का यूज करता ही हूँ मैं। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि बनाना आवश्यक है और मैं बनाऊँगा। फिलहाल आज हम चालू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु दोस्तों ये आज का टॉपिक है आपका, उत्तर प्रदेश की जलवायु। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु की तो दोस्तों आप क्या जवाब दोगे? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, ठीक है ना। तो इसके जवाब देने से पहले मुझे एक चीज़ आपको थोड़ा समझा। मैं एक शब्द लिखे दे रहा हूँ, पहली बात में जो जवाब है आपका जवाब सीधे लिखे दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ये है उत्तर प्रदेश की जलवायु। आप उत्तर प्रदेश की जलवायु अगर समशीतोष्ण भी, देखो मैं कैसे बताऊंगा कि समशीतोष्ण है, ठीक है ना, टेम्परेट समशीतोष्ण को बोलते हैं। और उष्णकटिबंधीय मानसून, ट्रॉपिकल मानसूनी जलवायु प्रकार की आपकी उत्तर प्रदेश की जलवायु है। कैसे है? अगर सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दोस्तों समशीतोष्ण जोन में आता है। अब ये टेम्परेट जोन क्या होता है, समशीतोष्ण जोन क्या होता है, तो जरा आप मैप में समझें। आपने देखा होगा ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है। और अर्थ के बीचों बीच एक लाइन है जिसका नाम है इक्वेटर, ठीक है ना। तो इस इक्वेटर को जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। फिर नॉर्थ में आप चलोगे तो 23 डिग्री अर्थात 23.5 डिग्री पड़ती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा पड़ती है? कर्क रेखा पड़ती है। और साउथ में चलेंगे 23 तो यहाँ पर पड़ती है दोस्तों मकर रेखा पृथ्वी पर। ये खींची गई अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देशांतर और अक्षांश दोस्तों ये जो रेखाएं हैं जो ऐसे ऐसे खींची गई हैं पृथ्वी पर, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अर्थात लैटिट्यूड कहलाती हैं, चूँकि ये लेटी हुई हैं, ठीक है ना। और जो खड़ी खड़ी ऐसे लाइन खींची जाती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, अर्थात देशांतर रेखा कहा जाता है। और ऐसी कोई वास्तव में रेखा नहीं होती, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे ग्लोब में खींची गई हैं, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती, केवल ये ग्लोब में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। तो दोस्तों पृथ्वी को अगर सही गौर से देखो तो ये बीच की लाइन कहलाती है भूमध्य रेखा, ऊपर कहलाती है कर्क रेखा और नीचे कहलाती है मकर रेखा,
ठीक है ना। ये बीच का जोन दोस्तों कहलाता है आपका ट्रॉपिकल जोन। क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, सालों भर टेम्परेचर यहाँ पर अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। जैसे ही आप कर्क रेखा से नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेट जोन मिलता है, क्योंकि ऊपर फिर मिलने लगता है आपका शीत जोन, जिसको कहते हैं बेसिकली जैसे पृथ्वी है पोलर रीजन में, जैसे जैसे पोलर रीजन के नीचे नज़दीक जाते जाएंगे तो शीत कटिबंध आपका प्राप्त होने लगता है। तो शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध क्यों बोला गया? कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों जोन, क्षेत्र, ठीक है ना, और शीत का मतलब होता है ठंडा। तो जो ठंडा क्षेत्र होगा उसे हम शीत कटिबंध बोलेंगे, और जो गर्म क्षेत्र होगा उसे हम उष्ण कटिबंध बोलेंगे। तो भैया भूमध्य रेखा के चारों तरफ, या कह सकते हो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो भी जोन है, ये जो भी जोन है, ये क्या है? गर्म है, अधिक गर्म है। और गर्म को क्या कहते हैं? उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण बोलते हैं। और कटिबंध एक तरीके का जोन है, जोन की हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी कह सकते हो आप, कटिबंध है, थोड़ा स्पेशल टाइप का, तो इसको हम बोल देते हैं उष्ण कटिबंध जोन। अब उष्ण कटिबंध पोलर रीजन में चले जाओगे तो वो भैया शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है ना। और उष्ण और शीत के बीच में पड़ता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। कैसा पड़ता है? शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है। और अगर आप गौर से देखो इस पृथ्वी में, तो हमारा इंडिया कहाँ है? मैं थोड़ा सा मैप को दोबारा, सॉरी यार गोला सही से नहीं बना, मैं एक बार दोबारा ग्लोब को बना रहा हूँ। ये है इक्वेटर, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है ना। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। भारत को अगर सही मायने में देखा जाए तो आपका जो भारत है यहाँ पर स्थित है कि नहीं है? इंडिया आपका यहाँ का स्थित है, जिसमें से कर्क रेखा बीचों बीच भारत से होकर गुजरती है। तो अगर गौर से देखा जाए तो भारत का दक्षिणी पोर्शन आता है उष्ण कटिबंध में। किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। और नॉर्थ वाला रीजन आता है शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश भैया अगर देखा जाए तो कहाँ है? नॉर्थ में है कि साउथ में है? तो उत्तर प्रदेश, तो भैया उत्तर प्रदेश भारत में नॉर्थ में पड़ता है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या होनी चाहिए? शीतोष्ण होनी चाहिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होनी चाहिए? शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, चूंकि वो आपका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन हम शीतोष्ण कटिबंध ना कह करके उत्तर प्रदेश की जलवायु को सही मायने में कहते क्या हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको इसको कंपेयर करा दूं, ठीक है ना। सही मायने में उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है आपकी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की है। अब भैया ये शीतोष्ण कटिबंध में आने के बावजूद भी उष्ण कटिबंधीय क्यों है, जरा ये समझो। तो जैसे कि आप मैप देखते हो, ये आपका थोड़ा सा ठीक है ना। ये हम बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की, ये यूपी है, ठीक है ना। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में देखें तो ये भैया पूरा हिमालय पड़ता है। ये क्या पड़ता है? पूरा हिमालय पड़ता है, जिसकी चोटियां बहुत ऊंची ऊंची हैं, ठीक है ना। और पोलर रीजन से आने वाली ठंडी हवाएं जो इस क्षेत्र को शीतोष्ण करने के लिए उत्तरदायी हैं, वो आने वाली ठंडी हवाएं हिमालय को पार करके उत्तर भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंध का प्रभाव उतना ना हो करके दक्षिण का उष्ण कटिबंध का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंध ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है हिमालय, ठीक है ना। चूंकि ऊपर से जो ठंडी हवाएं हैं जो उष्ण वाले क्षेत्र में मिल करके इसको थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा करने का प्रयास करती हैं, वो नहीं कर पाती, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या रहती है? उष्ण कटिबंधीय रहती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें मानसूनी भी शब्द जुड़ा है, तो मानसूनी शब्द जोड़ने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उत्तर भारत में जो हमारा, ये कह सकते हो बेसिकली पूरे भारत में, हमारा पूरा भारत मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। अर्थात यह एक विशेष प्रकार की जलवायु है जो भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि भारत के अलावा विश्व के अनेक कई क्षेत्रों में ये मानसूनी प्रकृति की जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना।
इसलिए मानसूनी जलवायु का भी यहाँ पर प्रभाव है। उष्ण कटिबंध का अधिक प्रभाव है, शीत कटिबंध का कम प्रभाव है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध ना कह करके समशीतोष्ण कहना थोड़ा सा सही रहेगा और उष्ण कटिबंध कहना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। इसलिए अगर आपका प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की। तो मानसूनी प्रकृति की क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसूनी जलवायु का भी क्या पाया जाता है? अधिक प्रभाव पाया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की हम कह सकते हैं। इतनी चर्चा में कोई दिक्कत तो नहीं होगी शायद। तो हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भैया उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकृति। ठीक, इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को कुल कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कुल उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए, यूपी को देखा जाए तो वर्षा के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मैं सब कुछ मैप में बताऊंगा, पहले आप बस इतना ध्यान दीजिए कि ये दो आधार कौन से हैं। पहला जो आधार है आर्द्र उष्ण, आर्द्र उष्ण क्षेत्र, आर्द्र उष्ण क्षेत्र, ठीक है ना। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, आर्द्र को बोलते हो आप वेट, उष्ण को बोलते हो ट्रॉपिकल, अर्थात वेट ट्रॉपिकल जोन। उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है जो क्या है? वेट ट्रॉपिकल के अंतर्गत आता है। और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है जो साधारण आर्द्र और उष्ण, साधारण आर्द्र उष्ण के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है, या कह सकते हो पूरे यूपी को वर्षा के आधार पर दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आर्द्र उष्ण प्रकृति का क्षेत्र या आर्द्र उष्ण प्रकृति की जलवायु जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और दूसरा साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये वो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जहां दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, और ये वो क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम बारिश होती है, अर्थात 100 से लगभग 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा यहां पर प्राप्त होती है। अब इन क्षेत्रों को जरा मैप में देखा जाए कौन कौन से हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश का इसके लिए मैप बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का इसके लिए मैप बनाना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी डाउट हो उसका कमेंट अवश्य करें, निवेदन है आपसे, ठीक है ना। अब ये यूपी है। अब यूपी में वर्षा के आधार पर ये दो कौन कौन से पार्ट हैं? ये जो ऊपर का पूरा रीजन है तराई क्षेत्र, और ये पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, इतना जो जोन है आपका यूपी का, ये पूरा जोन दोस्तों कहलाता है आर्द्र उष्ण क्षेत्र, अर्थात इस पूरे क्षेत्र में 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। और इसी क्षेत्र में दोस्तों गोरखपुर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए यूपी का वो कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो वो गोरखपुर क्षेत्र आता है, ठीक है ना। और किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में स्थित है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के रीजन में, ठीक है ना। तो ये रीजन हो गया, इसको कहते हैं आर्द्र उष्ण। और ये जो शेष बचा पूरा कंप्लीट जो यूपी बचा, वो आता है आपका साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, अर्थात कह सकते हो कि ये थोड़ा सा कम वर्षा का क्षेत्र है। तो इतनी चीज़ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इन क्षेत्रों को भी आपस में इनके सब डिवीज़न किए गए हैं, मैं उन सारे सब डिवीज़न के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये जो आर्द्र उष्ण क्षेत्र है, मैं पहले इसकी चर्चा कर लूँ। एक चर्चा तो हो ही गई कि इस क्षेत्र में भैया बारिश कितनी होगी, इस क्षेत्र में बारिश होगी 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी, ठीक है ना। इसके बाद इस क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस क्षेत्र को दो भागों में, एक कहलाता है भाभर तराई क्षेत्र, भाभर तराई क्षेत्र, और दूसरा कहलाता है आपका पूर्वी क्षेत्र। क्या कहलाता है दोस्तों? पूर्वी क्षेत्र।
भाभर तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। अब इस मैप में देखें, ये जो ऊपर का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को दो भागों में देखो मैं कैसे डिवाइड करता हूँ। ये दोस्तों ये अब ये भाभर तराई क्षेत्र की ये जो पट्टी है, पूरी तराई पट्टी जो मैंने उत्तर प्रदेश के मैप पे बताई थी, ये पूरी तराई और भाभर, इसके ऊपर भाभर पट्टी है और भाभर के नीचे तराई पट्टी पड़ती है और उसके बाद फिर हिमालय के शिवालिक श्रृंखलाएं आपका मिलने लगती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र कंप्लीट कहलाता है भाभर तराई क्षेत्र, भाभर तराई क्षेत्र। और ये जो पूरा रीजन है ये कहलाता है पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना। अब बाद में फिर क्या किया गया है, इसी पूर्वी मैदानी क्षेत्र को पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, या कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट मैदानी क्षेत्र, और ऐसे डिवीजन किया गया है। तो ये जो रीजन है ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट मैदानी क्षेत्र, और बाकी जो नीचे का बचा उसको बोल देते हैं पूर्वी क्षेत्र, उसके बोल देते हैं नीचे को पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी, चूंकि ये मैदान है ना इसलिए इसको पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आर्द्र उष्ण जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, उसको इस तरीके से मैंने लोकेट किया है। इसमें से ऊपर का जो पट्टी है ये आपका भाभर तराई कहलाता है, और नीचे का ये जो साइड की पट्टी है इसको पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। फिर आगे चल करके पूर्वी क्षेत्र को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी मैदान। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र को मैंने इस तरीके से लोकेट कर दिया और पूर्वी मैदान को मैंने इस तरीके से लोकेट कर दिया। दोस्तों जो गोरखपुर है आपका वो नॉर्थ ईस्ट मैदान के अंतर्गत आता है, जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद अब मैं बात करने वाला हूं साधारण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को कौन कौन से उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि मैंने बताया साधारण आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो कंप्लीट ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन कंप्लीट है। इसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं इसको रफ किए दे रहा हूं। थोड़ा सा मैप थोड़ा सा ज़्यादा होच पोच हो गया है, इसको थोड़ा सही से बना दिया जाए। मैप सभी लोग बनाना सीख लीजिए। मैपिंग की क्लास हालांकि चलेगी बाद में, तो उसमें सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। मैंने आपको डिस्कशन कर दिया इस रीजन का, इस रीजन का और इस रीजन का, और इस तरीके से मैंने डिवीज़न कर दिया। ये भाभर तराई, ये नॉर्थ ईस्ट और ये पूर्वी मैदान। अब हम बात करते हैं मेन साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र की, और इसमें वर्षा होती है 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अब देखो इस क्षेत्र को कई सारे छोटे छोटे डिवीज़न में किया गया है। आप इसका डिवीज़न देखेंगे तो पहला डिवीज़न इसका आप कह सकते हो मध्यवर्ती मैदान। क्या है? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना। उसके बाद पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। और दोस्तों उसके बाद बुंदेलखंड पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों इस साधारण आर्द्र उष्ण जोन जिसमें वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर पाई जाती है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र। इस पूरे जोन को इन 3 डिवीजन में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। बाद में इन 3 को भी छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वो कौन से डिवीजन है मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों इस तरीके से जो कंप्लीट डिवीजन आपके बाहर निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे उत्तर प्रदेश के कुल 9 क्लाइमेटिक जोन, अर्थात उत्तर प्रदेश के कुल 9 जलवायु प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के 9 जलवायु प्रदेश हैं ये उनका डिवीजन है। मैं अभी तक बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं।
उनके बारे में मैं किस तरीके से उनका डिवीज़न किया गया है, इस चीज़ की चर्चा मैंने इस वीडियो में की है। हालांकि वो सारे के सारे 9 कृषि जलवायु प्रदेश आपको इस मैप में अभी मैं बताऊंगा और उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये 3 जो क्षेत्र हैं, अब ये मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र कौन सा है और पश्चिमी मैदानी और बुंदेलखंड। तो सबसे पहले आप इस क्षेत्र को, जो मैंने पठारी क्षेत्र और बोला था, इस क्षेत्र को आप पहले ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये पूरा जो जोन है ये बुंदेलखंडी पठारी एवं पर्वतीय जोन कहलाता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 2 पार्ट में, एक कहलाता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, और ये दोस्तों यहाँ तक जितने में बुंदेलखंड के क्षेत्र थे, जो मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ। बाद में दोस्तों ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला ये जो इलाका है, इस क्षेत्र को, चूंकि यहाँ पर विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, विंध्य पर्वत की जो बढ़ी हुई श्रृंखलाएं जिनका नाम कैमूर है वो पाई जाती हैं, और इसलिए इस क्षेत्र को बेसिकली हम विंध्य क्षेत्र कहते हैं। जलवायु के आधार पर जो डिवीज़न किया गया है उसको हम बोलते हैं विंध्य क्षेत्र या विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र हो गया और ये पर्टिकुलर हो गया आपका बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र हो गया। तो ये डिवीज़न हो गया। उसके बाद जो मध्यवर्ती मैदान है आपका, मध्यवर्ती मैदान को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी मैदान और मध्यवर्ती मैदान, ठीक है ना। तो ये तो पूर्वी मैदान हो गया, इसको साफ से थोड़ा सा बना दें। ये नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया पूर्वी, और ये हो गया आपका विंध्य क्षेत्र, और ये हो गया बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, का पठारी क्षेत्र। अब ये मध्यवर्ती मैदान को हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक पश्चिमी मैदान और मध्य मैदान। तो भैया इसको बस यहाँ से डिवाइड कर दो, ये हो गया मध्य मैदान, ठीक, और बाकी ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, पश्चिमी मैदान कहलाएगा। अब बाकी इस पश्चिमी मैदान को भी कई सारे छोटे छोटे डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो मैं ज़रा यहाँ पर इसका डिवीज़न कर दूँ। मध्य मैदान को आप कह सकते हो मध्य मैदान, और दूसरा इसका डिवीज़न किया गया है पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान। अब भैया जो पश्चिमी मैदान है, इस पश्चिमी मैदान को भी कई सारे छोटे छोटे डिवीज़न में किया गया है। इसमें जो ये रीजन है आपका मेरठ मंडल, ये रीजन आगरा मेरठ मंडल, इस रीजन को दक्षिण पश्चिमी मैदान, चूंकि ये पश्चिम में है और दक्षिण में, इसलिए इसको कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी मैदान, ठीक है ना। ऐसा हो गया। अब ये पश्चिम बचा, तो अब इसको 2 टुकड़ों में कर दो। एक टुकड़ा आपका ये हो जाएगा और एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, ठीक है ना। तो ये जो टुकड़ा कहलाएगा इसको हम कहेंगे पश्चिमी मध्य मैदान। चूंकि पश्चिम में है और थोड़ा बीच में दिख रहा है तो बोल देंगे पश्चिमी मध्य मैदान, पश्चिमी मध्य मैदान। और ये जो है ये पूरी तरीके से पश्चिम में है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को इस तरीके से कुल 9 क्लाइमेटिक जोन में, अर्थात 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। और ये किस तरीके से विभाजित किया गया है इसकी चर्चा मैंने आपके सामने यहाँ पर कर दी थी। अब मैं आपको गिना रहा हूँ कि ये 9 कौन से हैं। एक तो हो गया आपका तराई भाबर क्षेत्र, ठीक है, मैं इसको ज़रा साइड में लिख दूँ। मैं सब वर्षा के आधार पर इसके जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं इसकी चर्चा मैं आपको सीधे कर दूं। यूपी के कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9। ये कौन कौन से हैं इस मैप में देखते जाओ। जो डिवीज़न किया है वो पुरानी कहानी थी, अब देखो उसको किस तरीके से बाहर निकाला गया है। तो सबसे पहले ऊपर की पट्टी क्या कहलाएगी? भाबर तराई क्षेत्र। उसके बाद पूर्वी भाग को 2 टुकड़ों में ये मेन है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मैदानी क्षेत्र। उसके बाद ईस्ट मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
उसके बाद फिर विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र के बाद बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। उसके बाद फिर दोस्तों मध्य मैदान, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान के बाद दोस्तों आपका ये आ गया पश्चिमी मध्य मैदान, पश्चिमी मध्य मैदान। पश्चिमी मध्य मैदान के थोड़ा आगे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान। और पश्चिमी मैदान के नीचे आओगे, यहाँ पर जो इनकी बॉर्डर जिस तरीके से लगती है वो लिखा है दक्षिण पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी मैदान। गिनो जरा कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 9 हो गया। और इस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेश यहाँ पर इस तरीके से लिखे हैं और मैप में इस तरीके से लोकेट हैं। और इसको बड़े आसानी से आप लोकेट कर सकते हैं। और ये जो लोकेशन मैंने बताई है ये आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में, जिसमें से प्रथम प्रश्न पत्र में उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हर प्रश्न पर सी साइड, उसके अलावा एथिक्स के अलावा आपके जितने भी पेपर हैं सभी में यूपी स्पेशल से इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वहाँ पर आपको जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन उठ सकते हैं, जिसमें से आपको उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है इससे संबंधित आपको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब इन 9 कृषि जलवायु प्रदेशों को मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया है। एक बार मैं पुनः इन 9 कृषि जलवायु प्रदेशों को जल्दी से लोकेट करूँगा और आप लोग देखेंगे और ऐसा आप खुद प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर मैं एक एक जलवायु प्रदेश की कुछ जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करूंगा। जैसे मैप बनाओ खट से, मैप बन गया भैया। सॉरी, अरे यार मैप नहीं बन रहा। ये यूपी है। 9 कृषि जलवायु जल्दी से लोकेट कर दो। सबसे पहले सीधी भाभर तराई पट्टी खींच दो, आप इसको बोल दो भाभर। मैं काउंटिंग किए दे रहा हूँ 1, ये नंबर है आपका 1, यहाँ से कोरिलेट कर लो। उसके बाद आप सीधे विंध्य क्षेत्र को अलग कर दो। ये कौन सा नंबर है, आपको नंबर मैंने दे दिया इसका 4, ठीक। उसके बाद ये बुंदेलखंडी पठार का क्षेत्र दे दिया मैंने, कौन सा नंबर है 5, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने इसको पूर्वी क्षेत्र को आप ऐसे कर दो और इसको 2 टुकड़े कर दो। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन और ये हो गया ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब 2, ईस्ट रीजन मतलब हमने यहाँ पर 3 कर दिया। उसके बाद फिर आपको सीधी एक लाइन ऐसे मिला दो, ये हो गया मध्य रीजन। मध्य रीजन को बोल दो 6, इसमें लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये ऐसे कर दो। ये जो रीजन है आपका ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मैदान अर्थात 9 नंबर, इसको बोल दो। उसके बाद इसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा ये अलग हो गया, एक टुकड़ा ये अलग हो गया। इसका नाम दे दो, ये कौन सा है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य क्षेत्र अर्थात 7, और जो बचा है पश्चिमी मैदान ये हो गया 8। और इस तरीके से दोस्तों ये पूरे 9 के 9 कृषि जलवायु प्रदेश आप अपने मैप में लोकेट कर सकते हो और इनके बारे में सीख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि ये जो क्षेत्र है भाभर तराई क्षेत्र जो आपका है, इस भाभर तराई क्षेत्र में ये जो रीजन है आपका, ऊपर भाभर पट्टी है और नीचे तराई क्षेत्र है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की है कि सहारनपुर से लेकर के देवरिया कुशीनगर तक आगे चल के ये फैला हुआ है। ये रीजन आप मैप में देख सकते हो। ये भी रीजन आपको मैप में बड़े आसानी से पता चल जाएगा। बुंदेलखंड वाला मैंने बता ही दिया है। ये जो 9 नंबर का रीजन है अर्थात कहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी मैदान, ये बेसिकली आगरा मंडल वाला क्षेत्र, आगरा मथुरा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर वर्षा बहुत कम प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। अब मैं ज़रा चर्चा कर रहा हूँ इनकी थोड़ा सा एक एक बिंदु। अब जैसे भैया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में प्रश्न ये जनरेट होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। जो हमारा ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश किस मानसून से प्राप्त होती है। तो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। तो क्या जवाब कोई दे सकता है? जवाब तो कोई नहीं देगा, जवाब तो हम ही को देना पड़ेगा, हम ही देंगे भैया।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, ये यूपी है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वर्षा, अगर आप पूरे मैप को एज्यूम करो तो ये उत्तर प्रदेश है, फिर नीचे मध्य प्रदेश होगा, ऐसे पूरा साउथ इंडिया है, ठीक है ना। तो आपका जो मानसून भारत में आता है, जो मेन वर्षा के लिए जाना जाता है, उस मानसून को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा मानसून आता है? साउथ वेस्ट मानसून। जो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, जो बेसिकली इंडिया में इंडिया में यहाँ से जनरेट होता है ऐसे, इसको बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, चूँकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। और ऐसे आता हुआ कुछ पट्टी ऐसे चली जाती है और कुछ पट्टी यहाँ से ऐसे निकल करके और फाइनली ये यहाँ होते हुए फाइनली उत्तर प्रदेश में इस तरीके से आती है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी वर्षा होती है हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि यहाँ से मानसून आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मानसून आ रहा होता है उत्तर प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून होता है। और दोस्तों ये 90% वर्षा करता है यूपी में। कितने परसेंट वर्षा करता है? उत्तर प्रदेश में 90% वर्षा करता है। और इस साउथ वेस्ट से उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है इस गोरखपुर वाले क्षेत्र में होती है, और सबसे कम वर्षा जो होती है इस साउथ वेस्ट मानसून से उत्तर प्रदेश में आपका, तो ये होती है आपका मथुरा रीजन में। क्योंकि मथुरा और आगरा आपका पता है कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं और यहाँ थोड़ा ड्राई रीजन पाया जाता ही है। और ये मानसून आगे जाते जाते यहाँ ज़्यादातर बारिश कर देता है और थोड़ा बहुत जो बारिश होती है सबसे कम बारिश आपका मथुरा वाले रीजन पे करता है। तो कोई पूछे यदि आपसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो भैया साउथ वेस्ट मानसून से होती है। किस तरीके से ये आता है? तो इस तरीके से आता है, जून से सितंबर तक इससे बारिश होती है उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक बारिश उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो गोरखपुर वाले रीजन में होती है। और इस मानसून से सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? आपका मथुरा वाले रीजन पे होती है। जो 10% बारिश और उत्तर प्रदेश प्राप्त करता है वो किस मानसून से प्राप्त करता है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ से प्राप्त करता है। दोस्तों इन पश्चिमी विक्षोभों का जो जनरेशन है, या कह सकते हो जो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर पैदा होते हैं, तो भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में ये पश्चिमी विक्षोभ पैदा होते हैं। कैस्पियन सागर से होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए भारत की तरफ प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। और ये बारिश फिर भारत में विंटर सीजन में भारत में बारिश करते हैं। सर्दी वाले सीजन पे ये भारत में बारिश करते हैं, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ इसलिए कहते हैं चूँकि ये पश्चिम डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, इसीलिए हम इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और जो भारत उत्तर प्रदेश की 10% बची हुई बारिश है वो इसके द्वारा होती है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है, वर्षा का जो वितरण है पूरब से पश्चिम की तरफ घटता है या बढ़ता है? तो सिंपल सी बात है, मानसून जब इधर से आएगा तो बारिश पूरब में ज़्यादा करेगा, पश्चिम में कब करेगा? कम करेगा। और जो मानसून इधर से आएगा अर्थात पश्चिमी विक्षोभ जो आएगा वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश उसके पूरब पश्चिम में करेगा और कम बारिश कहाँ करेगा? पूरब में करेगा। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूरब की तरफ उसकी बारिश करने की कैपेसिटी घटती है। और जो मेन मानसून है उत्तर प्रदेश का, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ उसके बारिश करने की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चूँकि बारिश यहाँ होते होते वहाँ कम ही पानी बचता है तो कम होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बिंद क्षेत्र है, हम दोस्तों बात करें इस बिंद क्षेत्र में, तो बिंद क्षेत्र में मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला इलाका पाया जाता है, ठीक है ना। इसी में से जो सोनभद्र है हमारा, दोस्तों सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक वेट है। क्या है? सबसे अधिक नम जिला किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश का? तो सबसे अधिक नम जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र के नम होने का रीज़न क्या है? देखो मानसून आ रहा है तो वहाँ से पानी पा रहा है। दूसरी बात पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में होता क्या है? वन वनस्पति ज़्यादा होती है, और वन वनस्पति जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर वेट पाया जाता है, वहाँ पर वेट क्लाइमेट होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कर्क रेखा के नज़दीक है, ठीक है ना। बाकी ये ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं, ज्योग्राफी में बताऊंगा। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। हालांकि अभी आप केवल इतना याद रख लें कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र सबसे अधिक वेट जिला है, सबसे अधिक नम जिला है, ठीक है ना। सबसे अधिक वन वगैरह यहीं पर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया था बुंदेलखंडीय क्षेत्र। बुंदेलखंडीय क्षेत्र की अगर चर्चा करें हम थोड़ा सा, तो ये सबसे अधिक औसत तापमान प्राप्त करता है। दोस्तों
कर्क रेखा से अगर देखा जाए तो सोनभद्र सबसे नज़दीक पड़ता है यूपी में। यूपी में वो कौन सा जिला है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? सीधी सीधी बात है, सबसे दक्षिण में सोनभद्र है तो सोनभद्र ही होगा जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक होगा। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी सोनभद्र सबसे अधिक गर्म जिला या सबसे अधिक औसत तापमान वाला जिला नहीं है। जो कौन है? आपका झांसी है, ठीक है ना। झांसी ललितपुर वाला जोन सबसे अधिक बेसिकली टेम्परेचर प्राप्त करता है। क्यों ऐसा? चूँकि ये पठारी क्षेत्र है दोस्तों, और पठारी क्षेत्र सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्र से क्या होते हैं? गर्म होते हैं। और दूसरी बात, कर्क रेखा से काफ़ी हद तक नज़दीक भी है। तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है, ये फैक्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है, ये बुंदेलखंड बेसिकली पूरा बुंदेलखंड, केवल झांसी नहीं, पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में औसत तापमान प्राप्त करता है, ठीक है ना। जिसका रीजन क्या है? उसका पठारी क्षेत्र होना और दूसरा कर्क रेखा से उसकी नज़दीक होना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद मैंने बताया था दक्षिण पश्चिमी जोन जो बताया था, इस क्षेत्र में एक जिला पड़ता है आपका इटावा। कौन सा जिला पड़ता है? इटावा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का इटावा एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित रहता है। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है? इधर इटावा जिला, इटावा सबसे अधिक प्रभावित होता है अवनलिका अपरदन से, अवनलिका अपरदन से। ऐसा क्यों? क्योंकि इटावा जिला में आप एक नदी जो अवनलिका अपरदन करने के लिए जो फेमस नदी है देश की, चंबल नदी, और चंबल नदी इटावा में आकर के गंगा में मिलती है। इसलिए आप कह सकते हो कि इटावा सबसे अधिक किससे प्रभावित है? अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। चूँकि यहाँ एक नदी है जिसका नाम चंबल है और चंबल नदी अवनलिका अपरदन के लिए जानी ही जाती है, इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगर हम बात करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे नहीं हैं, बस यही जलवायु है आपकी। और अब जलवायु के बाद अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मृदा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के 9 क्लाइमेटिक जोन पढ़ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने सब बता दिए। अब जरा एक चीज़ देखते हैं, बेसिकली अब आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश की जलवायु। जब आपने पढ़ ली, आपने क्लाइमेटिक जोन पढ़ लिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ बारिश कैसे क्या होगी, इसके बाद आपका पड़ जाता है इम्पॉर्टेंट मृदा। और जब आप मृदा पढ़ लेंगे तब आप पढ़ेंगे वहाँ की वनस्पति। देखो, जलवायु के कारण ही वहाँ की मृदा डिपेंड होती है, अर्थात जैसी जलवायु होगी वैसी वहाँ की क्या होगी? मृदा होगी। अगर किसी क्षेत्र विशेष की हमको मृदा के बारे में अध्ययन करना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले अध्ययन करना होता है वहाँ की जलवायु के बारे में। यदि आपने जलवायु के बारे में सही से अध्ययन कर लिया, किसी भी क्षेत्र का नॉर्मल फिनोमेना है, किसी भी क्षेत्र का आप जलवायु अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप घर बैठे ये बता सकते हैं कि वहाँ पर किस किस प्रकार की मृदा होगी। और अगर आपने मृदा के बारे में अध्ययन कर लिया कि अगर किसी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पैदा होगी, ठीक है ना। और जलवायु का अध्ययन डिपेंड करता है वहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर से, इसीलिए सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको जलवायु के बारे में चर्चा की और तत्पश्चात मैं आपको मृदा के बारे में बताऊंगा। और जब मृदा आप उत्तर प्रदेश की जान जाएंगे, तब उसके बाद में उत्तर प्रदेश की प्रमुख वनस्पति अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, पैदा होती हैं, उन सभी चीज़ों की चर्चा हम बेसिकली अगले वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।